मैं सुमन बोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्रीजर पीजी कॉलेज नांदगांव। आज का हमारा सब्जेक्ट है आयकर। चूँकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, सो हमारा कर निर्धारण वर्ष मीन्स असेसमेंट ईयर 2020-2021 कहलाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्यावसायिक एवं पेशेवर संगठन के कई रूप होते हैं, जैसे कि एकाकी व्यवसाय या पेशा, साझेदारी फर्म, कंपनी, हिंदू अविभाजित परिवार आदि। तो इन सब में से आज हम फर्म की कर योग्य आय एवं कर की गणना किस प्रकार की जाती है ये सीखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि साझेदारी फर्म एवं साझेदार फर्मों का विभाजन, साझेदार कौन कौन हो सकते हैं, फर्म के पुस्तक लाभ की गणना, फर्म की कुल आय, कर और साझेदारों के आय की गणना। तो अब इन सभी बिंदुओं का हम क्रमवार डिस्कशन करेंगे। अभी सबसे पहले साझेदारी फर्म और साझेदार क्या होते हैं। जैसा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी फर्म और साझेदार से संबंधित नियम और प्रावधान दिए गए हैं, अर्थ और परिभाषा दी गई है। उसी रूप में आयकर अधिनियम के अंतर्गत भी वे मान्य होते हैं अर्थात लागू होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो देखते हैं हम साझेदारी क्या होता है। साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने हेतु सहमत होते हैं, तो जो उनके बीच संबंध स्थापित होता है उसे हम साझेदारी कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं साझेदारी फर्म का विभाजन। साझेदारी फर्म को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सीमित दायित्व वाली साझेदारी और दूसरा है असीमित दायित्व वाली साझेदारी। इसमें सीमित दायित्व वाली साझेदारी हम उस साझेदारी को कहते हैं जिसमें साझेदारों के दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होते हैं। अर्थात यदि व्यवसाय में किसी प्रकार की हानि हो जाए, अर्थात लेनदारों और ऋणदाताओं के लिए पर्याप्त पूंजी न बचे, तो ऐसी स्थिति में साझेदार अपनी निजी पूंजी को सौंपने हेतु उत्तरदायी नहीं होते। जबकि इसके विपरीत असीमित साझेदारी में साझेदारों का दायित्व अपने द्वारा लगाई गई पूंजी के अतिरिक्त अपनी निजी संपत्ति और पूंजी पर भी होता है। अर्थात यदि व्यवसाय में हानि हो जाए और ऋणदाताओं व लेनदारों को चुकाने हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को अपनी निजी पूंजी और संपत्तियों को बेचकर उन्हें चुकाना आवश्यक हो जाता है। अब आयकर के अंतर्गत सीमित और असीमित दायित्व वाली साझेदारी को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है यदि फर्में धारा 184 में वर्णित शर्तों को पूरा करती हैं और दूसरा यदि फर्में धारा 184 में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। जब 184 धारा को पूरा किया जाता है, इसका मतलब है कि फर्में धारा 40B के आधार पर साझेदारों को दिए गए पारिश्रमिक और ब्याज की कटौती प्राप्त करने योग्य होती है। मीन्स धारा 184 लागू होने पर, यानी धारा 184 की यदि शर्तें पालित
शर्तों का पालन हो रहा है तो 40B के आधार पर साझेदारी फर्म को पारिश्रमिक और ब्याज की कटौती प्राप्त होती है, जबकि यदि कोई फर्म धारा 184 की शर्तों का पालन नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में धारा 185 लागू होती है, जिसके आधार पर पारिश्रमिक और ब्याज दोनों की ही कटौती नहीं मिलती है। अब इसके आगे हम अब देखते हैं साझेदार कौन हो सकते हैं। साझेदार कौन हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साझेदार कौन हो सकते हैं। व्यक्ति कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है, किंतु अवयस्क व्यक्ति साझेदारी फर्म में लाभ पाने के लिए तो साझेदार हो सकता है, लेकिन हानि के लिए उसे साझेदार नहीं माना जाता है, अर्थात हानि में उसका हिस्सा नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारा HUF, हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता है, लेकिन यदि HUF का कोई सदस्य या कर्ता चाहे तो वो अन्य साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा फर्म। कोई भी साझेदारी फर्म अन्य साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं बन सकती है। जैसे कि HUF में कहा गया इसका कर्ता या सदस्य साझेदार बन सकता है, उसी प्रकार फर्म साझेदारी फर्म का कोई सदस्य यानी कोई साझेदार चाहे तो वो अन्य साझेदारी फर्म में सदस्य बन सकते हैं। इसी प्रकार यदि दो साझेदारी फर्म आपस में मिलकर एक बड़ी फर्म का निर्माण भी कर सकती है। नेक्स्ट है कंपनी। जैसा कि हम जानते हैं कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, विधान के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। एक प्राकृतिक व्यक्ति जिस प्रकार संपत्तियों को बेचने का कार्य कर सकती है, मुकदमा दायर कर सकती है, वैसे ही कंपनी भी एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कई कार्यों को करने के लिए अधिकृत होती है। उसी प्रकार एक कंपनी किसी भी साझेदारी फर्म में सदस्य बन सकती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट भी साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है। अब आगे हम देखते हैं किसी भी फर्म साझेदारी फर्म की कुल आय और कर की गणना के लिए हमें किन किन पॉइंट्स पर विचार करना होता है। सबसे पहले हम इसमें करते हैं पुस्तक लाभ की गणना। पुस्तक लाभ, इसके लिए सर्वप्रथम हम लाभ हानि खाते के अनुसार के आधार पर के अनुसार जो शुद्ध लाभ या फिर जो शुद्ध हानि दी गई होगी, सबसे पहले तो हम उसे नोट कर देते हैं, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। इसके उपरांत हम इसमें जोड़ते हैं अस्वीकृत व्यय, साझेदारों का पारिश्रमिक। यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये हमारा जो पारिश्रमिक है वो साझेदारों का पारिश्रमिक है, ना कि कर्मचारियों का। फिर इसी तरह साझेदारों का ब्याज, जो साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाई जाती है उसका ब्याज, साझेदारों का ब्याज। और इसके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से साझेदारों का पारिश्रमिक और ब्याज पर विशेष ध्यान देना है। इनकी जो राशि होगी वो लिख देते हैं, इनका टोटल बाहर साइड, फिर लाभ या हानि जैसा भी हो उसमें इस अमाउंट को घटाते हैं,
और फिर हम करते हैं इसमें घटाएंगे स्वीकृत व्यय और फिर अन्य साधनों से आय। ये राशियां यहाँ लिख के इनकम बाहर की ओर जोड़ के फिर ये इस राशि से इसको हम हटा देते हैं, तब ये जो राशि है वो हमारे पुस्तक लाभ प्राप्त हो जाती है। अब इसमें हम अस्वीकृत व्यय के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अस्वीकृत व्यय किसे कहते हैं? ऐसे व्यय जो हमारे व्यवसाय से संबंधित नहीं होते हैं, मीन्स हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी व्यवसाय के संचालन से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होते हैं, या ऐसे व्यय जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे घरेलू खर्च होते हैं, या कुछ ऐसी भी मदद हो सकती है जैसे कि हमें बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में दिखाना चाहिए लेकिन हमने उसे लाभ हानि खाते में दिखा दिया, जैसे कि दान, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, घरेलू नौकर का वेतन। ये सारे हमारे लिए ना तो ये बिजनेस से संबंधित हुए और एक तरीके से ये हमारे लिए क्या हुए पर्सनल एक्सपेंस। इसी तरह कुछ मदद ऐसे जो बैलेंस शीट में हमें दिखानी चाहिए, जैसे कि प्रोविजंस है, कोई संपत्ति को अगर हम खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट, तो ये सारी मदद हमारी अस्वीकृत व्यय कहलाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साझेदारों का पारिश्रमिक। इसे ध्यान से देखेंगे। साझेदारों के पारिश्रमिक के अंतर्गत हम देखते हैं यदि संलेख, साझेदारी संलेख जिसका कि निर्माण साझेदारी जब प्रारंभ होती है तभी कर दिया जाता है, यदि दिया गया पारिश्रमिक साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार न हो तब, और साझेदारों के पारिश्रमिक चाहे वो सक्रिय साझेदार हो, चाहे वो सक्रिय साझेदार हो, चाहे निष्क्रिय साझेदार हो, दोनों के ही पारिश्रमिक को हम यहाँ पे अस्वीकृत व्यय में शामिल करते हैं। अब आपके दिमाग में ये शायद चले कि हमने यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही साझेदारों को जब शामिल किया ही है तो फिर हम इसे अलग अलग क्यों परिभाषित करते हैं? तो इसका ये जवाब है कि जब हम यहाँ अस्वीकृत व्ययों में जब इसकी राशि लिखते हैं तब तो हम सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही साझेदारों की राशि लिख देते हैं, लेकिन पुस्तक लाभ के बाद जब हम फर्म की आय की गणना करते हैं तब हम केवल वहां जो स्वीकृत कटौती के रूप में लेंगे केवल सक्रिय साझेदार की ही कटौती लेते हैं, इसलिए अभी हमने इन दोनों को अलग किया। आप चाहें तो इन दोनों को साथ में भी मान सकते हैं, मीन्स साझेदारों का पारिश्रमिक यदि संलेख के अनुसार है और सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही प्रकार के यदि साझेदारों का पारिश्रमिक आपको दिया गया है तो आपको दोनों ही यहाँ लेना है। लेकिन आगे जब हम करेंगे तो हम ये ध्यान देते हैं कि सक्रिय साझेदारों का पारिश्रमिक एक निर्धारित सीमा तक कटौती योग्य होता है। अब वो निर्धारित सीमा क्या है तो उसकी गणना हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमारे लिए ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि साझेदारों का पारिश्रमिक यदि संलेख में उल्लेखित नहीं है तो लेंगे, या फिर यदि सक्रिय साझेदार या निष्क्रिय साझेदार कोई भी साझेदार हो उनका संपूर्ण पारिश्रमिक पहले हम यहाँ लेते हैं और उसके बाद सक्रिय साझेदार के पारिश्रमिक की कटौती स्वीकृत करते हैं। यानी यहाँ पे जब हम यहाँ लेंगे तो ये संपूर्ण राशि ले लेते हैं फिलहाल। उसके बाद साझेदारों का ब्याज, साझेदारों के ब्याज में हमें ध्यान देना है धारा 184 यहाँ लागू होती है या नहीं। यदि धारा 184 लागू हो रही है तब तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ 12% से अधिक का जो ब्याज होगा 12% से अधिक, धारा 184 लागू होने पर केवल ब्याज की जो राशि हमें लेनी है वो 12% से अधिक तक की ही राशि लेनी है। यदि 184 धारा लागू नहीं हो रही है तो संपूर्ण ब्याज की राशि को हम अस्वीकृत मानते हैं। संपूर्ण राशि
यहाँ हमने देखा ब्याज के अंतर्गत धारा 184 को ध्यान में रखना आवश्यक है। साझेदारों के पारिश्रमिक के अंतर्गत हमने धारा के बारे में किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया, क्योंकि जब हम पुस्तक लाभ की गणना कर रहे हैं तो साझेदारों का संपूर्ण पारिश्रमिक लेते हैं, लेकिन आगे की गणना में हम इसमें धारा 184 के प्रावधान लागू होने या ना होने पर हमारा किस प्रकार की हमारी कैलकुलेशन हो सकेगी उसके बारे में देखें। इसके पश्चात स्वीकृत व्यय। कुछ व्यय ऐसे भी होते हैं जिसको हमने प्रारंभ में अस्वीकृत कर दिया है या प्रारंभ में हमने उन व्ययों को दिखाया ही नहीं है लाभ हानि खाते में, तो ऐसे व्ययों को हम आगे घटाते हैं। इसी प्रकार अन्य साधनों से आय, जैसे कि मकान संपत्ति से आय, अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ या फिर अन्य आय, इसमें हम शामिल करते हैं। ये पूरी गणना करने के बाद हमें पुस्तक लाभ प्राप्त होता है। अब इसके बाद पुस्तक लाभ के बाद हम आगे देखते हैं फर्म की कुल आय की गणना। कुल आय हम चाहे तो फर्म के व्यापार में पैसे से आय की गणना अलग दिखा दें और बाद में कुल आय को शामिल कर सकते हैं। अब इसमें अभी हमने पुस्तक लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है ये सीखा। अब हम इसमें देखते हैं पुस्तक लाभ की जो राशि हमने पहले निकाली होगी वो, फिर उसमें हम घटाते हैं सक्रिय साझेदार का पारिश्रमिक। हमने जो पिछले में अभी डिस्कस किया था कि साझेदारों का पारिश्रमिक निष्क्रिय या सक्रिय, उसमें हमने पूरा पारिश्रमिक लिया था, चाहे वो साझेदार सक्रिय हो चाहे निष्क्रिय हो। लेकिन जब हम उसकी कटौती देंगे तब ऐसी स्थिति में केवल सक्रिय साझेदारों के पारिश्रमिक की ही कटौती प्रदान की जाएगी। और यहाँ आपको मेन जो ध्यान देना है वो ये कि एक तो साझेदार जो है वो सक्रिय साझेदार होना चाहिए और दूसरा 184 धारा 184 की शर्तों का पालन होना आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति में इसकी अब साझेदार का, क्योंकि हम पूरी राशि को स्वीकृत नहीं मानते बल्कि एक निर्धारित सीमा तक ही राशि स्वीकृत मानी जाती है, तो किस प्रकार हम इसकी गणना करेंगे तो देखेंगे। इसमें हम ज्ञात करते हैं सर्वप्रथम वास्तविक राशि। फर्स्ट वास्तविक पारिश्रमिक या वास्तविक राशि कह सकते हैं हम। वास्तविक राशि मीन्स वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वैधानिक सीमा। वैधानिक सीमा, अब ये वैधानिक सीमा किस प्रकार ज्ञात करेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा प्रथम 3 लाख रुपए तक का पुस्तक लाभ होगा, प्रथम 3 लाख रुपए पुस्तक लाभ, पुस्तक लाभ का 90% या 1,50,000 रुपए, 50,000 रुपए जो अधिक हो, जो अधिक हो। ये स्थिति हम कब अपनाएंगे जब लाभ हो तब। यही यदि पुस्तक हानि हो तब हम क्या करेंगे, पुस्तक हानि होने पर सीधे हमें 90% नहीं निकाला है बल्कि पुस्तक हानि होने पर तुलना भी नहीं करनी है और सीधे हम 1,50,000 रुपए की राशि लेते हैं। फर्स्ट ये हुआ प्रथम 3 लाख रुपए। अगर आगे भी शेष राशि बचती है तो शेष राशि का 60%, ये दोनों। अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इन दोनों को हम प्लस करके बाहर लिखेंगे। यहाँ हमारी वास्तविक राशि एक पहले से आई हुई है, सैलरी, बोनस, कमीशन को जोड़ के, तो अभी हमारे पास 2 अमाउंट है। फर्स्ट वास्तविक राशि और एक ए पॉइंट में वास्तविक राशि और बी पॉइंट में वैधानिक सीमा की राशि, दोनों को प्लस करके। अब इसमें हम देखते हैं
सक्रिय साझेदार का पारिश्रमिक जो कि कटौती योग्य है वो कौन सी राशि है? तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ए और बी, ए व बी में जो कम हो, ए और बी में जो कम हो, दोनों राशियों में से जो कम राशि होगी उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर पुस्तक लाभ में से सक्रिय साझेदार का पारिश्रमिक को घटाएंगे, जो ये राशि हमें प्राप्त होगी वो हमारी कहलाएगी फर्म के व्यवसाय या पैसे से आय। ये हमारी राशि जो है वो फर्म के व्यवसाय और पैसे से आय। फिर उसके बाद हम पुनः, चूंकि हम कुल आय की गणना भी इस फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, इसलिए व्यवसाय और पैसे से आय के बाद जितने भी अन्य साधनों से आय होती है, अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय, मकान संपत्ति, अल्पकालीन पूंजी, दीर्घकालीन पूंजी, अन्य आय, लॉटरी, पजल्स, ये सब की आय, इनको प्लस कर देंगे इसमें। फिर उसके बाद डिडक्शन देंगे इसमें। डिडक्शन हमारी धारा 80C से 80U तक, 80C से 80U तक जितनी भी कटौतियां हैं वो घटाने के बाद हमें कुल आय ज्ञात हो जाएगी। अब इसमें जो ध्यान देना है वो ये है कि कुल आय की गणना करते समय केवल सक्रिय साझेदार का पारिश्रमिक यदि धारा 184 लागू होती है तभी कटौती योग्य होगा, अन्यथा नहीं। दूसरा, ब्याज का पॉइंट जो हमने पिछले में देखा उसमें आपको ध्यान देना है कि 184 की शर्तें अगर लागू हो रही है तब कटौती मिलेगी, और 184 की शर्तें यदि लागू नहीं होती है तो उसमें कटौती नहीं मिलेगी। पुनः हम आगे देखते हैं कर की गणना। कर की गणना, अभी हमने ये सीखा कि फर्म की कुल आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है। अब फर्म के कर की गणना देखते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अल्पकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन पूंजी लाभ, फिर अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 111A के अनुसार यदि है तो इसमें हमारा 15% कर लगता है। पुनः नेक्स्ट दीर्घकालीन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ यदि धारा 112 के अनुसार है तो 10% या 20%। नेक्स्ट थर्ड दीर्घकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ यदि धारा 112A के अनुसार है तो 10%। फिर यदि आकस्मिक आय, आकस्मिक आय मीन्स लॉटरी, पहेली, घुड़दौड़, शतरंज, ये आय है तो 30%। फिर पांचवा पॉइंट है हमारा अन्य आय, अन्य आय पर 30%। ये सारी मदों का हम कर ज्ञात करने के उपरांत इसको जोड़ेंगे। तत्पश्चात अधिभार, अधिभार यदि आय, फर्म की आय 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ से अधिक, यदि फर्म की आय 1 करोड़ से अधिक है तो 12%, ये 12% जोड़ेंगे। तत्पश्चात स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%। सबको प्लस करने के बाद हमें ये साझेदारी फर्म की आय ज्ञात हो जाती है। इस वीडियो के साथ
इस चैप्टर के नोट्स अटैच किए हुए हैं, सो आप उन्हें रीड कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए।